बालाकोट के बाद में कई बार ऐसे हमारे पास खबर आई कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स में हट की खबर आती थी, इस हट में ये ड्रॉप पिन है, यहाँ पे 20 बंदे बैठे हुए हैं, यहाँ पे 30 बंदे बैठे हुए हैं। तो हमने, जैसे बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, घर में घुस के मारा। हमने वो लॉन्च पैड्स उनके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की भूमि के ऊपर तबाह किए। बालाकोट के बाद हमने अपने आर्टिलरी फायर से और बिल्कुल प्रिसीजन फायर से, इंतज़ार नहीं करते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करके वादी में आएंगे, फिर वादी में आके कुछ तबाही मचाएंगे, कुछ इनोसेंट्स को मारेंगे, फिर उसके पीछे लगेंगे। वो कार्रवाई अपने लेवल पे चलती है, लेकिन जो दूसरा लेवल है वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे, जितने भी आ जाए, परवाह नहीं। मोहम्मद गजनी भी आया था और ये भी गाजी था जो जिसने अपना लेथपुरा में पुलवामा का आइडिया किया था। तो उससे पहले भी बहुत गाजी मारे। गाजी एक बहुत कॉमन कोड वर्ड है पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए। अभी ये कोड वर्ड रखना उन्होंने करीब करीब बंद कर दिया है, क्योंकि जिसने गाजी कोड वर्ड रखा वो गया 2 फुट जमीन के नीचे। कितने गाजी आए, कितने गाजी गए इज अ लाइन विच विल रिसाउंड थ्रू आउट। आने नहीं देगी, आ जाएंगे तो जाने नहीं देंगे। मैं डिफेंसिव ऑफेंस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं खुद इसको बहुत बार देखता हूँ। और जो आपका जियोपॉलिटिक्स का जो कवरेज है वो एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि ग्राउंडेड कवरेज है। कोई बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होते, कोई बड़ी पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ के नाम नहीं लिए जाते। आपके चैनल के ऊपर हमेशा वो बात बोली जाती है जो एक आम आदमी को समझ आ सके। इसलिए डिफेंसिव ऑफेंस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल मासिस तक कनेक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली जब भी आप बोलेंगे मैं आपके चैनल पे जरूर आऊँगा। हेलो, दिस इज़ लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों, टाइनी ढिल्लों, एंड यू आर वाचिंग डिफेंसिव ऑफेंस। धन्यवाद। पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों को अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग। और अभी जो सवाल आपने पूछा कि जब मैं गया तो कश्मीर के हालात, जिसको हम टेरर इंडिकेटर्स बोलते हैं, वो कुछ और था। जब मैं वहाँ से करीब 1 साल से ऊपर का टेन्योर करके वापस आया तो हालात कुछ और थे। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे से पहले भी जो भी आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF, इंटेलिजेंसीज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी लोग थे उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। वो भी एक सिचुएशन शायद यहाँ से यहाँ तक लेकर आए थे। और इसलिए ये कहना कि मेरे टेन्योर में सब कुछ ठीक हुआ, शायद ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे से पहले और मेरे से बाद तमाम लोग बहुत जिम्मेदारी से और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। अभी कमिंग डाउन टू जो बात आपने बोली कि जब मैं गया, जी हाँ, जब मैं गया तो स्टोन पेल्टिंग चरम पे थी, टेरर इंडिकेटर्स बहुत ऊपर थे। जैसे कि मैं 10 फरवरी 2019 को कोर कमांडर बना और 14 फरवरी 2019 को एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ, आतंकी हमला पुलवामा में, एक ID ब्लास्ट में, जिसमें हमारे CRPF के 40 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तो हमने उस टाइम पे पूरी टीम सिक्योरिटी फोर्सेज ने, किसी भी एक एजेंसी ने नहीं, पूरी सिक्योरिटी फोर्सेज टीम ने, आर्मी, JKP, SOG, CRPF, इंटेलिजेंसीज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला। हमने एक तरतीब के तहत तमाम तंजीम के जो लीडरशिप थी, जो उनके कमांडर थे, उनको टारगेट किया और उनको एलिमिनेट करना शुरू किया। जब लीडरशिप खत्म होगी, जैश ए मोहम्मद में तो एक टाइम पे ये हालत हो गई थी कि कोई लीडर बनने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान से हुक्म आता था कि फलाना आदमी तंजीम का लीडर बने, वो आदमी मना कर देता था, क्योंकि उसको मालूम था लीडर बनते ही वो एलिमिनेट होगा। क्योंकि लीडरशिप खत्म हुई तो जो नीचे वाले थे, कैनन फोल्डर जिसको बोलते हैं, जो बच्चों को गुमराह करके मिलाते हैं, फिर उनको जान गंवानी पड़ती है, तो उन बच्चों ने, क्योंकि लीडरशिप खत्म थी, तो उन बच्चों में भी बात आई कि हमें नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव वहाँ पे शुरू किए, ऑपरेशन माँ, खैरियत पेट्रोल, हम साया हैं हम, तालीम से तरक्की, सुपर 30, सुपर 50, ये सारे इनिशिएटिव्स कंबाइंड अलॉन्ग विद हार्ड किल ऑफ टेररिस्ट लीडरशिप और ये सॉफ्ट अप्रोच, ये सब मिला के तमाम सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हुई। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव थे,
सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, उसके कारण भी बहुत फर्क पड़ा, खास करके 5 अगस्त, जिसके बारे में तरतीब में हम बाद में बात कर सकते हैं। देखिए, मैं 1988 से लेकर के और 2020 तक कश्मीर में 6 टेन्योर्स कश्मीर में, बाकी जम्मू रीजन में भी ये टेन्योर है। मैंने कश्मीरी सोसाइटी को बहुत नज़दीक से देखा है। जो एक कॉमन कश्मीरी है, वो एक इंतहा इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट आर्टिजन है, वो कलाकार है, पेंटर है, वो शायर है, ही इज़ अ पोइट, और वो सूफियाना कलाम, ये सब कश्मीरी सोसाइटी का हिस्सा थे। और इस सब को मिला करके कश्मीरियत, मेहमान नवाजी, आपसे बात करने की तहजीब, जब आप कश्मीर में जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा आप शायद किसी के बहुत खास मेहमान हो। आपसे जैसे सुमो वाला बात करेगा, पोनी वाला बात करेगा, दुकानदार वहाँ पे बात करेगा, इतनी तहजीब। और तालीम से तरक्की, जो मैं बात कर रहा था पहले, एजुकेशन मेन स्टे था कश्मीर का। कश्मीर के आपने बोला यूपीएससी टॉपर्स आए हैं वहाँ से, अभी भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन निकल रहे हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स निकल रहे हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं। सो कश्मीरी सोसाइटी वाज अ वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल अवेयर सोसाइटी। लेकिन जब रेडिकलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर हमला हुआ वो थी एजुकेशन सिस्टम। 1989 में जब टेररिज्म स्टार्ट हुआ, और 1989 से लेकर के उसके बाद तक, जब कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से निकाला गया, कश्मीरी पंडित कश्मीरी सोसाइटी के एजुकेशन सिस्टम के मेन स्टे थे। प्राइमरी टीचर से लेकर के मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी, इवन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, डीन्स, तमाम लोग मेनली कश्मीरी पंडित थे। और जब कश्मीरी पंडित का वहाँ से निकास हुआ तो कश्मीरी एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा उसके ऊपर असर पड़ा और वो कोलैप्स करी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने जितने भी स्कूल थे, उन दिनों में लकड़ी की बिल्डिंग होती थी, स्कूलों को, यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया, उनको जला दिया गया। तो एक बहुत ही हसीन सोसाइटी, कश्मीरियत वाज द फर्स्ट टारगेट, द फर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म। कश्मीरियत सबसे पहला टारगेट थी जब आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा स्टार्ट किया गया, और इसका कश्मीरी सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। आज 2011 के सेंसस के हिसाब से 62% कश्मीरी पॉपुलेशन, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 30 साल से नीचे है। आज की तारीख में वो करीब 65-66% होगी। इसका मतलब 2/3 पॉपुलेशन गन कल्चर के दौरान बढ़ी हुई है। उनका जन्म से लेकर के आज तक उन्होंने सिर्फ गन कल्चर देखा है। उन्होंने वो कश्मीरियत, जो हसीन वादियाँ, वो उनके जहन में नहीं है। तो उनकी जो उम्र है अभी तक की, उसमें जो कश्मीरियत का जो असर था, जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की आपने बात की, वो शायद कहीं पर हिट हुआ है। ये सबसे ज़्यादा खराब बात लगती है। जब मैंने जो कश्मीर देखा था और आज का कश्मीर, अभी तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, बीच में हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। देखिए, हाइब्रिड वॉरफेयर बोल लीजिए, ग्रे जोन वॉरफेयर बोल लीजिए, इन्फ्लुएंस ऑपरेशन बोल लीजिए, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर बोल लीजिए, या कन्वेंशनल और मिक्सचर, ये सब जो है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। साम दाम दंड भेद, यानी कि हर एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि दुश्मन को परास्त किया जा सके। तो हमें ये चीज़ नई नहीं है हमारे लिए। अगर पाकिस्तान या कोई भी कंट्री सब कन्वेंशनल के साथ में इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, रेडिकलाइजेशन या ग्रे जोन, ये सब कार्रवाई हो रही है, जो भी आजकल नाम उभर कर आ रहे हैं, हमारे तो पुरखों ने ये चीज़ें देखी है, हमारे तो खून में, हमारे डीएनए में है। तो इसलिए हमारे को इसको टैकल करने में कोई दिक्कत नहीं आई। और दूसरी बात, इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग है, जो लीडरशिप है, जो इनिशिएटिव है, जो जूनियर लीडरशिप है, लांस नायक, नायक, हवलदार, जेसीओस, यंग ऑफिसर्स, उनमें वो जो ट्रेनिंग और जो जज्बा है, और ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑपरेशंस, गुड फेथ में ऑपरेशंस, ये सब मिला करके अपने पे भरोसा, अपने हथियार पे भरोसा, अपने कमांडर पे भरोसा, और हमें किसी भी किस्म की प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ है ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस। प्रोपेगेंडा अपने आप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स फ्लैट। इसलिए
किसी भी किस्म की कार्रवाई, और पाकिस्तान ने हर एक वो कार्रवाई की है जिसको तमाम बात शामिल करके आप हाइब्रिड वॉरफेयर बोल सकते हो, कि कश्मीर में अमन कायम नहीं हो, कश्मीरी खुशहाल ना हो, लोकल इनोसेंट कश्मीरी मरता रहे, वहाँ पे आगजनी की हत्याएं और स्टोन पेल्टिंग ये सब कार्रवाई चलती रहे, ताकि कश्मीर न्यूज़ में रहे। पाकिस्तान को कश्मीरी से प्यार नहीं है, पाकिस्तान को है कि कश्मीर का मुद्दा खबरों में रहना चाहिए, ताकि उसके अंदरूनी हालात जो इतने खराब हैं उसकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाके कश्मीर का डंका बजाते रहो, ताकि पाकिस्तान की अपनी खुद की जो पॉपुलेशन है वो उनसे सवाल नहीं पूछे कि देश में क्या हो रहा है, तो उनका ध्यान कश्मीर की तरफ लगाना। इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है, बट हम भी अपने आप को इवॉल्व करते हैं, हम भी अपनी टेक्निक्स को इवॉल्व करते हैं, ताकि हम दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहें। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसकी ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, इसके लेक्चर होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, और इसकी हम हर दिन इसको अपने काम में शामिल करते हैं। इट्स नथिंग न्यू। देखिए, सबसे पहले थ्रेट इंडिया को कोई नहीं, हमारी माइट इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी मिलिट्री माइट, इकोनॉमिक माइट, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट का जो रिजॉल्व है, उस कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क की जो माइट है, उसके सामने थ्रेट कुछ नहीं है। या चैलेंजेस छोटे मोटे हो सकते हैं, और जो आपने बोला है कि वरिड, हिंदुस्तान कभी भी वरिड नहीं होगा। हिंदुस्तान के लिए छोटे मोटे कंसर्न्स हो सकते हैं, एंड लाइक जब हाथी चलता है तो एक दो मक्खियां भिनभिनाती रहेंगी, कोई परवाह नहीं, हाथी अपना मस्त चलेगा, कोई हाथी को अपनी स्ट्रेंथ मालूम है। हिंदुस्तान वो हाथी है, इसलिए रेडिकलाइजेशन इन आवर नेबरहुड विच इज़, जो हमारे अंदरूनी घर में भी आ रही है, क्योंकि हमारे दुश्मन वो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट के जो एजुकेशन रिहैशिंग है, और जो लोकल जहाँ भी ये रेडिकलाइजेशन की इशू है, वहाँ के लोकल जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी कंसर्न्स हैं, जहाँ जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा करना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सब की साझेदारी, और सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ एक अंग है उसका। ये कार्रवाई जो है रेडिकलाइजेशन को रोकने की, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत ही सूझबूझ और सनराइज तरीके से कर रहे हैं। इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। यस, देयर इज़ अ कंसर्न, देयर इज़ अ चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं, और उसको हम एरेडिकेट करेंगे। देखिए, मॉडर्नाइजेशन और मैन बिहाइंड द मशीन, जब मैं कैडेट था तो हमारा जो वेपन ट्रेनिंग का उस्ताद था, जो राइफ़ल की जो पहली क्लास थी, तो उसका पहला लफ्ज़ था, राइफ़ल आपका जाती हथियार है, यानी कि उसका पर्सनल वेपन है। और दूसरी लाइन थी कि राइफ़ल आपकी बॉडी की एक्सटेंशन है, यानी कि अगर राइफ़ल के पीछे आदमी नहीं है तो राइफ़ल बेकार है, और आदमी के हाथ में राइफ़ल नहीं है तो आदमी बेकार है। तो ये कॉम्बिनेशन मैन एंड मशीन, उस लेवल से उठ करके, राइफ़ल और जवान से उठ करके, it goes into space, it goes into aerospace, it goes into computer rooms, it goes into control rooms। तो ये चीज़ ज़रूरी है, मशीन भी ज़रूरी है और मैन भी ज़रूरी है। अभी जो आपने बात की मॉडर्नाइजेशन की, इंडियन आर्मी और रादर इंडियन डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों शामिल, एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से एक प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग, 15 साल आगे का प्लान किया जाता है। उसमें सबसे पहले स्ट्रेटजी देखी जाती है कि दुश्मन क्या स्ट्रेटजी कर रहा है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, और 15 साल की विजुलाइजेशन की जाती है। आज के 15 साल बाद हमारा ये वाला दुश्मन किस तरह से कार्रवाई करेगा। उसके बाद में टेक्नोलॉजी एंड वेपन सिस्टम्स को देखा जाता है कि आज की टेक्नोलॉजी, इन हाउस टेक्नोलॉजी और अवेलेबल इन द वर्ल्ड क्या है, और 15 साल में ये कहाँ पहुँचेगी। उस टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ किया जाता है अपने जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उस टेक्नोलॉजी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं, जो इंडिया में है, उनको भी दिया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, हैंड होल्डिंग की जाती है, ताकि 15 साल में जो हम टेक्नोलॉजी विजुलाइज कर रहे हैं वो इन हाउस डेवलप हो जाए। इसके बाद में एक प्लान बनता है कि ये टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप कर रहे हैं, अगर कोई हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, इस सब को मिला के 15 साल के बाद में हमारी सेनाओं की कैसे होगी उनकी टोटल पैकेजिंग। उसमें देयर इज़ अ 30-40-30 फार्मूला।
कि 30% विल बी टॉप ऑफ द लाइन, 40% विल बी विच इज़ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड अदर 30% विल बी विच इज़ द टेक्नोलॉजी जो अभी हमारे आउट हो रही है, ताकि अगले साइकिल में वो जो टेक्नोलॉजी आउट हो रही है तो ये वाली 30% जो एकदम से टॉप ऑफ द लाइन आ जाएगी। सो मॉडर्नाइजेशन ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है। मॉडर्नाइजेशन 15 साल की प्लानिंग होती है, बहुत सोचे समझे तरीके से, ग्राउंड के ऊपर फॉर्मेशन से बात करके, जे टेक्नोलॉजी स्कैन इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का। सो ये एक बहुत ही तरतीबवार कार्रवाई है। सो इंडियन डिफेंस फोर्सेस एंड अभी तो मेक इन इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा हमारा कहते हैं कि निर्भरता है, इसलिए अगले 15 साल के बाद में देश एक बहुत ही टेक्नोलॉजी में और मॉडर्नाइजेशन में फोर्सेस बहुत एक ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। देखिए, जब मैं कोर कमांडर था कश्मीर में, बालाकोट के बाद में कई बार ऐसे हमारे पास खबर आई कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स में हट की खबर आती थी, इस हट में ये ड्रॉप पिन है, यहाँ पे 20 बंदे बैठे हुए हैं, यहाँ पे 30 बंदे बैठे हुए हैं। तो हमने, जैसे बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, घर में घुस के मारा। हमने वो लॉन्च पैड्स उनके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की भूमि के ऊपर तबाह किए बालाकोट के बाद में। हमने अपने आर्टिलरी फायर से और बिल्कुल प्रिसीजन फायर से। इसलिए हम अभी इंतज़ार नहीं करते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करके वादी में आएंगे, फिर वादी में आके कुछ तबाही मचाएंगे, कुछ इनोसेंट्स को मारेंगे, फिर उसके पीछे लगेंगे। वो कार्रवाई अपने लेवल पे चलती है, लेकिन जो दूसरा लेवल है वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे। जहां भी खबर मिलेगी कि चाहे उनका ट्रेनिंग कैंप है, चाहे वहां लॉन्च पैड है, उसको वहीं डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तमाम टेररिस्ट जो सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पे आएंगे, उनको ये मौका नसीब नहीं होगा। सो ये एक पॉलिसी है जिसमें अलग अलग हिस्से हैं। वैली के अंदर कैसे कार्रवाई की जाएगी, जैसे मैंने बोला, लीडरशिप को टारगेट करेंगे। जो कश्मीरी बच्चे हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वापस आए, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाना है। लेकिन जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है उसको चाहे यहाँ पे, नहीं तो उनके घर के अंदर जाके वहां खत्म करना है। ये पॉलिसी देखिए, जितने भी आ जाए परवाह नहीं। मोहम्मद गजनी भी आया था और ये भी गाजी था जो जिसने अपना लेथपुरा में पुलवामा का आईडी किया था। तो उससे पहले भी बहुत गाजी मारे। गाजी एक बहुत कॉमन कोड वर्ड है पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए। अभी ये कोड वर्ड रखना उन्होंने करीब करीब बंद कर दिया है, क्योंकि जिसने गाजी कोड वर्ड रखा वो गया 2 फुट जमीन के नीचे। कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, इज अ लाइन विच विल रिसाउंड थ्रू आउट। आने नहीं देंगे, आ जाएंगे तो जाने नहीं देंगे, ये वादा है। Sir, how do you see at General Bipin Rawat? What was your experience with him in the army and beyond? See, before I start speaking about General Bipin Rawat, I will take this opportunity to pay my respects to the General. मैं जनरल रावत को बहुत पहले से जानता हूँ, जब वो ब्रिगेड कमांडर थे सोपुर एरिया में। उसके बाद में जब वो डिविजनल कमांडर थे बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, मैं उस टाइम पे ब्रिगेड कमांडर था हंडवारा में। हमारी बाउंड्रीज, जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बाउंड्रीज टच करती थी, तो बहुत से ऑपरेशन मैंने 19 डिव के साथ में कोऑर्डिनेट करके, जिसके जनरल रावत जीओसी थे, किए। उसके बाद मैं कोर हेडक्वार्टर में बीजीएस ऑप्स आ गया। जनरल रावत साहब उस टाइम पे भी जीओसी थे बारामूला में। उसके बाद में जब मैं यहाँ पर था, लेफ्टिनेंट जनरल बना, वो चीफ थे, तो उन्होंने मुझे 15 कोर कमांड करने के लिए स्पेशली उठा करके मेरे को बोला गया, बुलाया मुझे दफ्तर में कि देख ट्रेनिंग तेरे को मैं ये एक जिम्मेवारी दे रहा हूँ और इसका बढ़िया काम करना है, बस 2 लाइन। राइट सर। वो आपको स्पेस देते थे काम करने की। वो आपकी, अगर उनको मालूम है कि ये आदमी ठीक काम करेगा, तो फिर वो उसको स्पेस देते थे। और अगर काम करने के दौरान अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो उसको वो आपको सपोर्ट करते थे, क्योंकि आपके गुड फेथ में हुआ है। लेकिन अगर आपने जानबूझ के कोई गलती की है, तो उसके में कोई गलती माफी नहीं थी उनकी किताब में। He was a general who was very upfront. He was a general
who stood like a rock behind his forces, and he was a general who stood for the nation. जब मैं कोर कमांडर था तो वो आर्मी चीफ थे, फिर जब मैं डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी था तो वो CDS थे, मैं डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी था। मेरा उनके साथ में, क्योंकि इंटेलिजेंस की बातें जो है फाइल पे मूव नहीं करते, तो मेरा उनके साथ में हर हफ्ते करीब 2-3 बार मुलाकात जरूर होती थी। इनफैक्ट जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ 8 दिसंबर, 7 दिसंबर की शाम को भी मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी और करीब 1 घंटे के लिए किसी बात पे चर्चा थी। तो वो एक विजनरी थे और जो कुछ वो डिफेंस फोर्सेस के लिए कर रहे थे, जो पुश दे रहे थे, जब वो चीज़ें अभी आगे जाके रंग लाएंगी तो आप देखोगे बहुत एक उम्दा कार्रवाई की गई। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला, वो देश के लिए खड़े थे, वो सेना के लिए खड़े थे। And he was an excellent commander to work with, excellent commander to work with. My respects to him. Sir, finally, when you look back at your career, the decades of service that you have given to the country and the army and your regiment, sir, how do you look back? Do you have any regrets? Is there something that you would do differently if you faced that situation today? And sir, secondly, future will you be coming on defensive offense again? Okay, last thing first. Yes, मैं डिफेंसिव ऑफेंस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं खुद इसको बहुत बार देखता हूँ। और जो आपका जियोपॉलिटिक्स का जो कवरेज है, वो एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि ग्राउंडेड कवरेज है। कोई बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होते, कोई बड़ी पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ के नाम नहीं लिए जाते। आपके चैनल के ऊपर हमेशा वो बात बोली जाती है जो एक आम आदमी को समझ आ सके। इसलिए डिफेंसिव ऑफेंस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल मासिस तक कनेक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली जब भी आप बोलेंगे मैं आपके चैनल पे जरूर आऊँगा। अभी पहला हाफ द क्वेश्चन, मेरी जर्नी आर्मी के अंदर एकदम बढ़िया रही। मेरे को एक भी बात का कोई गिला शिकवा नहीं है। और जो आपने बोला अगर दोबारा मौका मिला तो दोबारा से फिर से वही कार्रवाई करूंगा। कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, परवाह नहीं, वापस आऊंगा, वापस करूंगा अगर मौका मिलेगा तो इसलिए इस सेना ने, भारतीय सेना ने जितनी मुझे काम करने की सहूलियत दी, मुझे काम करने का मौका दिया और जितनी इज्जत दी, मैं शायद अपनी ज़िंदगी का अगले 7 जन्मों तक भी उसका दान दे नहीं दे सकता। तो आई रियली एंजॉयड माई करियर, आई एंजॉयड माई सर्विस, एंड इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडिया एज अ नेशन आर अ ग्रेट प्लेस टू बी एंड अ ग्रेट organization and country to be in. Thank you.